वो इनाया के कहने पर आयशा आबिदीन से मिलने आया था, यकीन और बेयकीनी की एक अजीब कैफियत में झूलते हुए। वो इस्लाम से एक बच्चे के तौर पर मुतारिफ हुआ था, एक बच्चे के तौर पर मुतासिर। वो एक ऐसे खानदान के जरिया इस मजहब के शहर में आया था कि उन जैसे लोग उसने देखे ही नहीं थे। उनकी नरमी, फयाजी और हमदर्दी ने एरिक का वजूद नहीं, दिल अपनी मुट्ठी में किया था। और इतने सालों में वो इस्लाम की इसी रोशन ख्याली, इसी फयाजी और नरमी को ही आइडियलाइज्ड करता रहा था। और अब वो अपने मेंटोर के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था जो उसके लिए नाकाबिले यकीन थी। वो उसने इनाया की जुबान से ना सुनी होती तो वो उन्हें झूठ के पलंदे के अलावा और कुछ भी ना समझता। डॉक्टर एहसन साद वो नहीं हो सकते थे और वो नहीं कर सकते थे जिसका इल्जाम इनाया उन पर लगा रही थी। इनाया ने अमेरिका पहुंचने के फौरन बाद उसे कॉल करके बुलाया था और फिर एहसन साद के मामले को उससे डिस्कस किया था। जिब्रील पर डॉक्टर एहसन के इल्जामात को भी और आयशा आबिदीन के साथ होने वाले मामलात को भी वो यकीन करने को तैयार नहीं था कि एहसन साद इतना बेहिस और झूठा हो सकता है। और जिस पर वो इल्जामात लग रहे थे उसके बारे में भी अब्दुल्ला कसम खा सकता था कि वो ये नहीं कर सकता। दोनों के दरमियान बहस हुई, फिर तकरार और फिर उनकी जिंदगी का पहला झगड़ा। दो बेहद ठंडे और धीमे मिजाज के लोगों में। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। डॉक्टर एहसन साद अमली मुसलमान है, नमाज की इमामत करवाते हैं, वो अपनी बीवी के साथ ये सलूक करेंगे, ये सब, और बगैर वजह के। मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। वो इसके अलावा कुछ कहता भी तो क्या कहता। तो जाओ, तो फिर आयशा से मिल लो और खुद पूछ लो कि क्या हुआ था उसके साथ। लेकिन मेरा भाई झूठ नहीं बोल सकता। इनाया ने भी जवाबन बेहद खफगी से कहा था। मुलाकात का इख्तिताम बेहद तलख मोड़ पर हुआ था और उस वक्त पहली बार इनाया को एहसास हुआ कि जिब्रील के खदशात बेजा नहीं थे। अब्दुल्ला अगर इस हद तक एहसन साद से मुतासिर था तो उन दोनों के ताल्लुक में ये असर बहुत जल्द रंग दिखाने लगता। वो अब्दुल्ला से मिलकर आई तो उसका जहन बुरी तरह इंतशार का शिकार था। वो मुसीबत जो किसी और के घर में थी उनकी जिंदगी में ऐसे आई थी कि उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ था। अब्दुल्ला ने उससे मिलने के बाद उसे कॉल की थी। उसने जिब्रील को कॉल की थी, एक बेहद शिकायती कॉल, ये पूछने के लिए कि वो एहसन साद के हवाले से ये सब क्यों कह रहा था। क्या वो नहीं जानता था एहसन कितना अच्छा इंसान और मुसलमान था। वो बहुत देर जिब्रील की बात सुने बगैर बेहद जज्बाती अंदाज में बोलता ही चला गया था। जिब्रील सुनता रहा था। वो उसकी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक था। एक नौ मुस्लिम को ये बताना कि उसके सामने जो भी सबसे ज्यादा अमली मुसलमान था वो अच्छा इंसान साबित नहीं हुआ था। वो अब्दुल्ला का दिल मुसलमानों से नहीं फेरना चाहता था, खास तौर पर उन मुसलमानों से जो तबलीग का काम कर रहे थे। वो एक हाफिज कुरान होकर एक दूसरे हाफिज कुरान के बारे में एक नो मुस्लिम को ये नहीं कहना चाहता था कि वो झूठा था, जालिम था, बहतान लगाने वाला एक लालची इंसान था। इसके बावजूद कि वो सोमो सलात का पाबंद एक मुसलमान था, जिब्रील सिकंदर का मखमसा एक बड़ा मखमसा था, मगर उसकी खामोशी उससे ज्यादा खराबी का बायस बनती तो वो खामोश नहीं रह पाया था। एहसन साद के बारे में जो मैं नहीं जानता हूं और जो मैं कहूंगा तुम फिर इससे हर्ट होगे। इसलिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि तुम उस औरत से जाकर मिलो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखो जो उसके पास है। उसने अब्दुल्ला की बातों के जवाब में उसे कहा। और अब अब्दुल्ला यहां था, आयशा आबिदीन के सामने, उसके घर पर। वो जिब्रील के हवाले से आया था। आयशा आबिदीन
उससे मिलने से इनकार नहीं कर सकी। वो उस रात ऑन कॉल थी और अब घर से निकलने की तैयारी कर रही थी जब अब्दुल्ला वहां पहुंचा था और वहां अब उसके सामने बैठा उसे बता रहा था कि उसकी मंगेतर ने एहसन साद के हवाले से कुछ शुबहात का इजहार किया था, खास तौर पर आयशा आबिदीन के हवाले से, और वो इन इल्जामात की तस्दीक या तरदीद के लिए वहां आया था। लेकिन यह कहने से पहले उसने आयशा को बताया था कि वो एहसन साद को क्या दर्जा देता था और उसकी जिंदगी के पिछले कुछ सालों में वो उसके लिए रोल मॉडल रहे थे। वो जैसे एक बुत लेकर आयशा आबिदीन के पास आया था, जिसे टूटने से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और गुफ्तगू के शुरू में ही इतनी लंबी तमहीद जैसे एक हिफाजती दीवार थी जो उसने सिर्फ अपने सामने ही नहीं आयशा आबिदीन के सामने भी खड़ी कर दी थी। उसने भी जिब्रील जैसी ही खामोशी के साथ उसकी बातें सुनी थी, बेहद तहम्मुल और सुकून के साथ, किसी मुदाखलत या एतराज के बगैर। अब्दुल्ला को कम अज कम उससे ये तवक्को नहीं थी। वो यहां आने से पहले आयशा आबिदीन का एक इमेज जहन में रख कर आया था। वो पहली नजर में इस इमेज पर पूरी नहीं उतरी थी। बेहिजाब होने के बावजूद उसमें अब्दुल्ला को बेहयाई नजर नहीं आई। बेहद सादा लिबास में, मेकअप से बेनियाज चेहरे वाली एक बेहद हसीन लड़की, जिसकी आंखें उदास थीं और जिसकी आवाज बेहद धीमी। अब्दुल्ला वहां एक तेज तरार, बेहद फैशनेबल, अल्ट्रा मॉडर्न औरत से मिलने की तवक्को लेकर आया था, जिसे उसके अपने ख्याल और डॉक्टर एहसन साद के बताए हुए किरदार के मुताबिक बेहद काबिले एतराज हुलिये में होना चाहिए था। मगर अब्दुल्ला की किस्मत में शायद मजीद हैरान होना बाकी था। इनाया और जिब्रील दोनों ने उससे कहा था कि वो उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगी, एहसन साद से तलाक के कागजात, कोर्ट का फैसला, कस्टडी की तफसीलात और वो हकायक जो सिर्फ वो ही बता सकती थी। आयशा आबिदीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एहसन साद बुरा शख्स नहीं है, सिर्फ मैं और वो कंपैटिबल नहीं, मुताबिकत नहीं रखते थे, इसलिए शादी नहीं चली। तकरीबन 10 मिनट तक उसकी बात सुनने के बाद आयशा ने बेहद मध्यम आवाज में उसे कहा था, वो यकीनन इतने ही अच्छे मुसलमान हैं जितना आप उसे समझते हैं, और उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपका वास्ता उनकी खूबियों से पड़ा। मैं शायद इतनी खुशकिस्मत नहीं थी, या फिर मुझसे कोताहियां सरजद हुई होंगी, वो कह रही थी, और अब्दुल्ला के दिल को जैसे तसल्ली नहीं हो रही थी। ये वो कुछ नहीं था जो वो सुनना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं था जिसकी उसे तवक्को थी। वो आपके लिए एक इंस्पायरेशन और रोल मॉडल है, यकीनन होंगे, वो कह रही थी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मगर चंद गलतियां करने पर हम किसी को नजरों से नहीं गिरा सकते। मेरे और एहसन साद के दरमियान जो भी हुआ, इसमें उससे ज्यादा मेरी गलती है, और आपके सामने मैं उनके बारे में कुछ भी कहकर वो गलती फिर से दोहराना नहीं चाहती। आयशा ने बात खत्म कर दी थी। अब्दुल्ला उसकी शक्ल देखता रह गया था। उसे तसल्ली होनी चाहिए थी, नहीं हुई। वो वहां एहसन साद के बारे में कुछ जानने और खोजने नहीं आया था, उसका दिफा करने आया था। इस औरत के सामने जो उसकी तजलील और तजहीक और दिलशिकनी का बायस बनी थी, लेकिन उस औरत ने जैसे उसके सामने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी किसी सफाई, किसी वजाहत की। उसने हर गलती, हर गुनाह खामोशी से अपने खाते में डाल लिया था। उसके लाउंज में बैठे अब्दुल्ला ने दीवारों पर लगी उसके बेटे की तस्वीरें देखी थी, उसके खिलौनों की एक छोटा सा साफ सुथरा घर, वैसी जगह नहीं जैसा वो उसे तसव्वुर करके आया था। क्योंकि एहसन साद ने उसे उस औरत के फोहड़पन के भी बहुत किस्से सुना रखे थे, जो एहसन साद के घर को चलाने में नाकाम थी, जिसका वाहिद काम और मसरूफियत टीवी देखते रहना
या आवारा फिरना था, और जो घर का कोई काम करने के लिए कहने पर भी बरहम हो जाती थी। अब्दुल्ला के दिमाग में गिरहें बढ़ती ही चली जा रही थी। वो उस लड़की से नफरत नहीं कर सका, उसे नापसंद नहीं कर सका। जिब्रील से आपका क्या ताल्लुक है? वो बिलाखिर एक आखिरी सवाल पर आ गया था, जहां से ये सारा मसला शुरू हुआ था। मैं उससे प्यार करती हूं। वो उसके सवाल पर बहुत देर खामोश रही। फिर उसने अब्दुल्ला से कहा, सर उठाकर नजरें चुराए बगैर, आई मेट योर एक्स वाइफ। मैं आपकी साबका बीवी से मिला था। वो जुमला नहीं था, जैसे एक बम था जो उसने एहसन साद पर फोड़ा था। अब्दुल्ला पिछली रात वापस पहुंचा था और अगले दिन अस्पताल में उसकी मुलाकात एहसन से हुई थी। उसी तरह हशाश बशाश, बाइखलाक, पुरजोश अब्दुल्ला के कानों में इनाया और जिब्रील की आवाजें और इंकशाफात गूंजने लगे थे। उसने एहसन से मुलाकात का वक्त मांगा था, जो बड़ी खुश दिली से दिया गया था। दोनों एक ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रहते थे। एहसन के वालिदैन उसके साथ रहते थे, इसलिए वो मुलाकात अपने घर पर करना चाहता था। मगर एहसन उस शाम कुछ मसरूफ था, तो अब्दुल्ला को उसी के अपार्टमेंट पर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एहसन के वालिदैन से हुई थी, हमेशा की तरह एक रस्मी हेलो हाय। एहसन लाउंज में बैठे ही उससे बात करना चाहता था, मगर अब्दुल्ला ने उससे अलहदगी में मिलना चाहा था, और तब वो उसे अपने बेडरूम में ले आया था। मगर वो कुछ उलझा हुआ था। अब्दुल्ला का रवैया कुछ अजीब था, मगर एहसन साद की छठी हिस्स उसे इससे भी बुरे इशारे दे रही थी, और वो बिल्कुल ठीक थे। अब्दुल्ला ने कमरे के अंदर आते ही गुफ्तगू का आगाज इस जुमले से किया था, और एहसन साद का लहजा, अंदाज और तासुरात पलक झपकने में बदले थे। अब्दुल्ला ने जिंदगी में पहली बार उसकी ये आवाज सुनी थी। वो लहजा बेहद खुश्क और सर्द था। करख्त बेहतर लफ्ज था उसे बयान करने के लिए, और उसके माथे पर बल आए थे, आंखों में खा जाने वाली नफरत। भिंचे हुए होंठों के साथ उसने अब्दुल्ला से कहा, क्यों? अब्दुल्ला ने बेहद मुख्तसर अल्फाज में उसे बताया कि इनाया ने उससे कहा था कि जिब्रील उसकी शादी अब्दुल्ला से नहीं करना चाहता, और उसके इनकार की वजह एहसन साद से उसका करीबी ताल्लुक है। उसने एहसन साद को बताया कि इनाया और जिब्रील दोनों ने उस पर संगीन इल्जामात लगाए थे, और उसे आयशा आबदीन से मिलने के लिए कहा, जो उसके लिए जरूरी हो गया था। तो तुमने उन पर एतबार किया, अपने उस्ताद पर नहीं, और तुम मुझसे बात या मशवरा किए बगैर उस कुतिया से मिलने चले गए, और तुम दावा करते हो कि तुमने मुझसे सब कुछ सीख लिया। एहसन ने उसकी गुफ्तगू के दरमियान ही उसकी बात बेहद खुशमगीन लहजे में काटी थी। अब्दुल्ला वैसे भी बात करने के काबिल नहीं रहा था। उसने एहसन साद की जुबान से अभी अभी एक गाली सुनी थी, आयशा आबदीन के लिए। वो गाली उसके लिए शॉकिंग नहीं थी, एहसन साद की जुबान से उसका निकलना शॉकिंग था। मगर वो शाम अब्दुल्ला के लिए वो आखिरी शौक लाने वाली नहीं थी। वो जिस बुत की परस्तिश कर रहा था, वो वहां उस बुत को औंधे मुंह गिरते देखने आया था। तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम मेरी साबका बीवी से मिलते, मेरे बारे में इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते। तुम उस के पास पहुंचे जिसने मेरे बारे में तुमसे झूठ पर झूठ बोला होगा। एहसन साद के जुमलों में अब आयशा के लिए गालियां रवानी से आ रही थीं, जैसे वो उसे मुखातिब करने के लिए रोजमर्रा के अलकाबात थे। वो गुस्से की शिद्दत से बेकाबू हो रहा था। आयशा की नफरत उसके लिए संभालना मुश्किल हो रही थी, या अपना सालों का बनाया हुआ इमेज मस्क होने की तकलीफ ने उसे बुरी तरह बिलबलाने पर मजबूर कर दिया था। अब्दुल्ला समझने से कासिर था। वो दिखाने बैठ गई होगी तुम्हें कोर्ट के कागजात कि ये देखो, कोर्ट मेरे शौहर को झूठा कह रही है, कोर्ट ने मुझ पर मारपीट के इल्जामात को माना है,
कोर्ट ने एहसन साद को दूसरी शादी करने के लिए उसे धोखेबाज कहा है और इसलिए उस औरत के तलाक के मुतालबे को जायज करार देते हुए उसे तलाक दिलवा दी और बच्चे की कस्टडी भी। वो बोलता ही जा रहा था और अब्दुल्ला साकित सिर्फ उसे सुन रहा था। वो सारे इंकशाफात जिनको सुनने के लिए जिब्रील ने उसे आयशा के पास भेजा था, वो इल्जामात वो खुद एहसन से सुन रहा था। मैं इस मुल्क के कोर्ट्स को 2 टके का नहीं समझता। ये काफिरों की अदालतें हैं, इस्लाम को क्या समझती होंगी? वो ये फैसले देती हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं। मेरा मजहब हक देता है मुझे दूसरी शादी का किसी भी वजह के बगैर, तो कोर्ट कौन होती है मुझे इस अमल पर धोखेबाज कहने वाली? मुझे हक है कि मैं एक नाफरमान बीवी को मारपीट से राह रास्त पर लाऊं। कोर्ट किस हक के तहत मुझे इससे रोक सकती है? मैं मर्द हूं, मुझे मेरे दीन ने औरत पर बर्तरी दी है। कोर्ट कैसे मुझे मजबूर कर सकती है कि मैं अपनी बीवी को बराबरी दूं? इन्हीं चीजों की वजह से तो तुम्हारा मुआशरा तबाह होगा। बेहयाई, उरियानी, मुंहजोरी, मर्द की नाफरमानी, यही चीजें तो ले डूबी हैं तुम्हारी औरतों को, और तुम्हारी कोर्ट्स कहती हैं हम भी बेगैरत हो जाएं और उन औरतों को बसाएं और उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरें। वो शख्स कौन था? अब्दुल्ला पहचान ही नहीं पा रहा था। इतना जहर, ऐसा तासुब, ऐसे अल्फाज और ये सोच। उसने डॉक्टर एहसन साद के अंदर छुपा ये इंसान तो कभी नहीं देखा था, जो अमेरिका को हमेशा अपना मुल्क करार देते हुए अपने आप को फखरिया अमेरिकन कहता था, और आज वो उसे तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा मुआशरा, तुम्हारे कोर्ट्स कह कहकर बात कर रहा था। उम्मत और अखुवत के जो वो अल्फाज उसका कलमा थे, वो दोनों यकदम कहीं गायब हो गए थे। अब तलाक मुंह पर मारकर मैंने उस हराफा को छोड़ा हुआ है, तो ख्वार होती फिर रही है। किसी की कीप और गर्लफ्रेंड ही रहेगी वो सारी उम्र, कभी बीवी नहीं बनेगी। उसे यही आजादी चाहिए। तुम्हारी सब औरतों को यही सब चाहिए। घर, खानदान, 4 दीवारी किस चिड़िया के नाम हैं? उन्हें क्या पता इस्मत जैसा लफ्ज उनकी डिक्शनरी में ही नहीं, और फिर इल्जाम लगाती हैं शोहरों के तशद्दुद के, घटिया औरतें। उसके जुमलों में अब बेरब्तगी थी, यूं जैसे वो खुद भी अपनी बातें जोड़ ना पा रहा हो, मगर वो खामोश होने पर तैयार नहीं था। उसका इल्म बोल रहा होता तो अगले कई घंटे भी अब्दुल्ला इस तरह उसे सुन सकता था, जैसे वो हमेशा सहरज़दा मामूल की तरह सुनता रहता था। मगर ये उसकी जहालत थी जो गुफ्तगू कर रही थी और करते ही रहना चाहती थी। अब्दुल्ला उसकी बात काट कर कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले एहसन साद के माँ बाप अंदर आ गए थे। वो यकीनन एहसन की इस तरह बुलंद आवाज में बातें सुनकर अंदर आए थे। अब्बू, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके दोस्त का बेटा मेरा दुश्मन है, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब देख लें, वो ही हो रहा है। वो मुझे जगह जगह बदनाम करता फिर रहा है। एहसन ने अपने बाप को देखते ही कहा था। कौन? साद ने कुछ हक्का बक्का अंदाज में कहा। जिब्रील, एहसन ने जवाबन कहा और अब्दुल्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे आयशा से मिलवाया है उसने, और उस औरत ने इससे मेरे बारे में झूठी सच्ची बातें कही हैं, जहर उगला है मेरे बारे में। वो एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था। आयशा ने मुझसे आपके बारे में कुछ नहीं कहा, जो भी बताया है आपने खुद बताया है। अब्दुल्ला ने साद के कुछ कहने से पहले कहा था, उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा है कि आपके और उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी, मुताबिकत नहीं थी, मगर कोई कोर्ट पेपर्स और कोर्ट में आप पर साबित होने वाले किसी इल्जाम की उन्होंने बात की, ना ही मुझे कोई पेपर दिखाया। जो भी सुन रहा हूं वो मैं आप ही से सुन रहा हूं।
अब्दुल्ला का ख्याल था एहसन साद हैरान रह जाएगा और फिर शर्मिंदा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, एहसन साद ने उसे दरमियान में ही टोक दिया था। अब्दुल्ला उठकर खड़ा हो गया। उस घर में यकदम ही उसका दम घुटने लगा था। अब सिर्फ एहसन साद नहीं बोल रहा था, उसका बाप और मां भी शामिल हो गए थे। वो तीनों बैक वक्त बोल रहे थे और आयशा आबदीन को लानत मलामत कर रहे थे और जिब्रील को भी। सालार सिकंदर के माजी के हवाले से साद को यकदम बहुत सारी बातें याद आने लगी थीं और इमामा के बारे में, जिसका पहला मजहब कुछ और था। अब्दुल्ला को यकदम खड़े खड़े महसूस होने लगा था जैसे वो एक पागल खाने में खड़ा है। वो उसके खड़े होने पर भी उसे जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि चाहते थे वो उनकी हर बात सुनकर जाए। एक एक बोहतान, एक एक राज जो सिर्फ उनके सीनों में दबा हुआ था और जिसे वो आज आश्कार कर देना चाहते थे। इस्लाम का वो चेहरा अब्दुल्ला ने कभी नहीं देखा था और ना ही वो देखना चाहता था। वो मजहब उसके लिए हमेशा हिदायत और मरहम था, बेहिदायती और जख्म कभी नहीं बना था। वो वहां से भाग जाना चाहता था, कानों में पड़ने वाली आवाजों को रोक देना चाहता था, एहसन से कहना चाहता था कि वो उसके कुरान का उस्ताद रहा है। वो बस वही सब बताए उसे, ये सब ना सुनाए। ब्रदर एहसन, यू डिसअपॉइंटेड मी। आपने मुझे मायूस किया है। अब्दुल्ला ने बिला आखिर बहुत देर बाद आवाजों के इस तूफान में अपना पहला जुमला कहा। तूफान जैसे चंद लम्हों के लिए रुका। आपके पास बहुत इल्म है, कुरान पाक का बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन नाकिस। आप कुरान पाक को हिफ्ज तो किए हुए हैं, मगर ना आप उसका मफहूम समझ पाए हैं, ना अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते उस किताब को जो अपने आप को समझने और सोचने के लिए बुलाती है। आपसे एक बार मैंने एक आयत का मतलब पूछा था कि कुरान दिलों पर मोहर लगाने की बात करता है, तो इसका मफहूम क्या है? मुझे इसका मफहूम इस वक्त समझ नहीं आया था, आज आ गया है। आप मेरे उस्ताद रहे हैं, मगर मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके दिल की मोहर तोड़ दे और आपको हिदायत अता फरमाए। वो एहसन को बीच बाजार में जैसे नंगा करके चला गया था, वहां ठहरा नहीं था। वो फिर वहीं खड़ा था जहां आयशा को तवक्को थी, उसके अपार्टमेंट के बाहर कंपाउंड में। इधर से उधर टहलते, गहरी सोच, जमीन पर अपने कदमों से फासला नापते हुए। बर्फबारी कुछ देर पहले ही होकर रुकी थी और जो बर्फ गिरी थी वो बहुत हल्की सी चादर की तरह थी जो धूप निकलने पर पिघल जाती। मगर आज धूप नहीं निकली थी और इस बर्फ पर जिब्रील के कदमों के निशान थे, बेहद हमवार और मतवाजन, जैसे बहुत सोच समझकर रखे जा रहे हों। उसने आयशा को बाहर आते नहीं देखा था, मगर आयशा ने उसे देख लिया था। लॉन्ग कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। जिब्रील ने उसे कुछ देर पहले फोन किया था, वो उससे मिलना चाहता था। मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूं और फिर अस्पताल चली जाऊंगी, उसने जैसे बिला वास्ता इनकार किया था। वो अब उसका सामना करने से कतराने लगी थी, उसके सामने आना ही नहीं चाहती थी। इस एक गुफ्तगू के बाद, तो तुम कोर्ट में ये एतराफ करना चाहती हो और तुमने अपने बेटे की देखभाल में लापरवाही का मुजाहरा किया, तुम अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती हो। जिब्रील ने बेहद खफगी से उसे तब कहा था, मुझे अपनी जिंदगी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही और अगर इसे कुर्बान करने से एक से ज्यादा बेहतर जिंदगी बच सकती है तो क्यों नहीं। उसने जवाबन उन सब मुलाकातों में पहली बार उससे इस तरह बात की थी। तुम मुझे बचाना चाहते हो? जिब्रील ने सीधा उससे पूछा। उसे इतने डायरेक्ट सवाल की तवक्को नहीं थी उससे,
और एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब वो उसे देने की जुर्रत ही नहीं कर सकती थी। वो उसे ये कैसे बता सकती थी कि वो एहसन साद से उस शख्स को बचाना चाहती थी जो उसे असफन के बाद अब सबसे ज्यादा अजीज था। ये जानने के बावजूद कि एहसन साद ने उसे जिब्रील के ऑपरेशन में डॉक्टर वीजल से होने वाली कोताही के बारे में बताया था, उसे जिब्रील के इस माजरत वाले कार्ड की समझ भी तभी आई थी। लेकिन वो फिर भी जिब्रील को माफ करने पर तैयार थी। ये मानने पर तैयार नहीं थी कि उसके बेटे की जान लेने में उस शख्स से होने वाली किसी दानिस्ता गलती का हाथ था। वो उसे इतनी तवज्जो क्यों देता था, उसके लिए क्यों भागता फिरता था। आयशा आबदीन जैसे अब डिकोड कर पाई थी और वो उसे इस एहसास जुर्म से आजाद कर देना चाहती थी। ये बता करके उसने जिब्रील को माफ कर दिया था और वो जिब्रील को बचाने के लिए एहसन साद के आगे दीवार की तरह खड़ी हो सकती थी। वो एक काम जो वो जिंदगी में अपनी जात और अपनी औलाद के लिए भी नहीं कर सकी थी। मैं तुम्हें सिर्फ एहसास जुर्म से आजाद कर देना चाहती हूं जो तुम असफन की वजह से रखते हो। उसने उसके सवाल का जवाब दिया था। जिब्रील बोल नहीं सका था। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूं, मगर तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह करने नहीं दे सकता। बड़ी लंबी खामोशी के बाद जिब्रील ने कहा था, तुम अगर एहसन के इस इल्जाम पर कोर्ट में ये कहोगी तो मैं अपनी गलती कोर्ट में जाकर बताऊंगा। उसने आयशा से कहा, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है, होता तो तुम्हें यह ना करने देता। और नहीं, तुम्हारे पास आने की वाहिद वजह मेरा एहसास जुर्म नहीं है। जिंदगी में एहसास जुर्म हमदर्दी तो करवा सकता है, मोहब्बत नहीं। जिब्रील उस दिन जाने से पहले उससे कहकर गया था, ऐसे ही मामूल के अंदाज में, यूं जैसे सरदर्द में डिस्प्रीन तजवीज कर रहा हो या नज़ला हो जाने पर फ्लू की तशखीस कर रहा हो। उसके जाने के बाद भी आयशा को लगा था उसने जिब्रील सिकंदर की बात सुनने में गलती की थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस बात को दोबारा सुनने का इसरार करती ताकि अपनी तसहीह कर सके। बाज वहम जी उठने के लिए जरूरी होते हैं, बाज शुबहात मताए हयात होते हैं, यकीन में ना भी बदले तो भी। और अब वो एक बार फिर सामने खड़ा था, नहीं खड़ा था, बर्फ पर अपने निशान बनाने में मसरूफ था। यूं जैसे उसके पास दुनिया भर की फुर्सत थी। उसकी चाप पर जिब्रील ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो लॉन्ग कोट के अंदर अपनी गर्दन के मफलर को बिल्कुल ठीक होने के बावजूद एक बार फिर ठीक करती हुई उसकी तरफ आ रही थी, उसकी तरफ मतवज्जो ना होने के बावजूद। ग्रोसरी में बहुत वक्त लगेगा, उसके करीब आते हुए गैर महसूस अंदाज में उसे जताते हुए उसने जिब्रील से कहा था, हम फिर किसी दिन फुर्सत में मिल सकते थे। जिब्रील के जवाब का इंतजार किए बगैर उसने एक बार फिर जिब्रील को जैसे अपने साथ जाने से रोकने के लिए कहा। इसके बावजूद कि जिब्रील ने उसे इंतजार करने का नहीं कहा था, वो उसके साथ सौदा सलफ की खरीदारी करने जाने के लिए तैयार था। उसे सिर्फ इतना वक्त ही चाहिए था जितना वो ग्रोसरी करती। साथ चलते फिरते वो बात कर सकता था। मैं जानता हूं, मगर मेरे पास तो बहुत फुर्सत है, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं। उसने जवाबन उससे कहा, गाड़ी में चलें? जिब्रील ने भी अपने जवाब पर उसके तबसरा का इंतजार नहीं किया था। नहीं, यहां करीब ही है स्टोर, चंद कदम के फासले पर। गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। आयशा ने कदम रोके बगैर सूनी सड़क की तरफ जाते हुए कहा, तुमने अब्दुल्ला से झूठ क्यों बोला? वो चंद कदम खामोशी से चलते रहे थे। फिर जिब्रील ने उससे पूछने में देर नहीं की थी। आयशा ने गहरा सांस लिया। उसे इस सवाल की तवक्को थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं।
बुज़दिली अच्छी चीज नहीं आयशा, उसने चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार करने के बाद कहा था। वो तंज नहीं था, मगर उस वक्त आयशा को तंज ही लगा था। साथ चलते हुए दोनों अब फुटपाथ पर आ गए थे। बर्फ की चादर पर वो निशान जो कुछ देर पहले जिब्रील अकेला बना रहा था, अब वो दोनों साथ साथ बना रहे थे। तुम्हें लगता है मैं बुज़दिल हूं, इसलिए मैंने एहसन साद के बारे में अब्दुल्ला को सच नहीं बताया। उसने साथ चलते हुए पहली बार गर्दन मोड़कर जिब्रील को देखा था। बुज़दिली या खौफ, इसके अलावा तीसरी वजह और कोई नहीं हो सकती। जिब्रील ने जैसे अपनी बात की तस्दीक करते हुए दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें डर था कि एहसन साद तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें फोन करेगा और तंग करेगा। जिब्रील ने कहा था, मगर तुमने अब्दुल्ला से झूठ बोलकर एहसन साद को बचाकर ज्यादती की। तुमने मुझे और इनाया को झूठा बना दिया। उसका लहजा अब शिकायती था। आप लोगों को झूठा होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एहसन साद के झूठा होने पर अब्दुल्ला को होता। आयशा ने जवाबन कहा, वो हाफिज कुरान है तो मैं भी हूं। जिब्रील ने कहा, आपको वो उस मुकाम पर बिठाकर नहीं देखता जिस पर एहसन को देखता है। आयशा ने जवाबन कहा, वो नौ मुस्लिम ना होता तो मैं एहसन के बारे में अब सब कुछ बता देती उसे। वो मुझसे मिलने के बाद दोबारा एहसन की शक्ल भी ना देखता शायद, मगर वो नौ मुस्लिम है। मैं उससे किस मुंह से ये कहती कि इतने सालों से वो जिस शख्स को बेहतरीन मुसलमान और इंसान समझ रहा है वो ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला ने सिर्फ एहसन को झूठा नहीं मानना था, मेरे दीन से उसका दिल उचाट हो जाना था, वो कह रही थी इस मध्यम आवाज में जो उसका खासा थी। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसे। मैं एहसन साद से मिलने से पहले बहुत अच्छी मुसलमान थी, आंखें बंद करके इस्लाम की पैरवी करने वाली, जनून और पागलपन की हद तक दीन के रास्ते पर चलने वाली, और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंधी मोहब्बत और अकीदत रखने वाली। लेकिन फिर मेरी शादी एहसन साद से हो गई और मैंने उसका असल चेहरा देख लिया। और मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसने मुझे दीन से बेजार कर दिया। मुझे अब दीन की बात करने वाला हर शख्स झूठा और मुनाफिक लगता है। दाढ़ी और हिजाब से मुझे खौफ आता है। मेरा दिल जैसे इबादत के लिए बंद हो गया है। इतने साल मैं दिन रात इतनी इबादतें और वजीफे करती रही अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए। अब मुझे लगता है मुझे अल्लाह से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता मुनकिर होता जा रहा है और मुझे इस एहसास से खौफ आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक अच्छे अमली मुसलमान से बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें थीं और मैंने उन्हें चकनाचूर होते देखा, और मैं अब्दुल्ला को इस तकलीफ से गुजारना नहीं चाहती थी। अगर वो एहसन साद को अच्छा इंसान समझते हुए एक अच्छा इंसान बन सकता है तो उसे बनने दें। वो अपने हाथ की पुष्ट से अपनी आंखों और गालों को रगड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं काफिर हूं, लेकिन मैं किसी को काफिर नहीं कर सकती। बस मुझ में अगर ईमान है तो सिर्फ इतना। वो अब टिशू अपनी जेब से निकालकर आंखें रगड़ रही थी। पसंद? मुझे पसंद का नहीं पता मम्मी, मगर आयशा आबदीन मेरी अकल और समझ से बाहर है। मैं उससे शदीद हमदर्दी रखता था, मगर अब हमदर्दी तो बहुत पीछे रह गई। मैं उसे अपने जहन से निकाल नहीं पाता। बार बार उससे मिलना चाहता हूं, ये जानते हुए भी कि उसका और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और ये जानते हुए भी कि लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे जैसी लड़की की ख्वाहिश है, आयशा उसकी मुतजाद है। मुझे बेहद मजबूत, पुरएतमाद, जिंदगी से भरपूर, करियर ओरिएंटेड, हर वक्त हंसती रहने वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं।
जो बहुत अच्छी तरबियत भी रखती हैं, और आयशा में इन सब चीज़ों में सिर्फ 2 होंगी या 3, लेकिन इसके बावजूद मैं आयशा से अलहदा नहीं रह सकता। अमेरिका आने से पहले उसने इमामा के इस सवाल पर उसे अपनी बेबसी बताई थी। इसकी भी कोई वजह होगी, इमामा ने जवाबन उससे पूछा था। क्या खुसूसियत है उसमें ऐसी कि वो तुम्हारे जहन से नहीं निकलती? उसने जिब्रील से पूछा था। वो अजीब है मम्मी, वो बस अजीब है। उसने जैसे इमामा को अपनी बेबसी समझाने की कोशिश की थी, और वो बेबसी एक बार फिर से दराई थी। उसके साथ चलती हुई उस लड़की की मंतक सिर्फ उसकी मंतक हो सकती थी। वो अपने आप को बेदीन काफिर कह रही थी, और वो उसके ज़र्फ पर हैरान था। तुम बेहद अजीब हो, वो कहे बगैर नहीं रह सका। हाँ मैं हूं, आयशा अब्दीन ने एतराफ़ किया। मुझे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि तुम 16 साल की उम्र में ज़्यादा अच्छी थी या अब। बेहद गैर मतवक्को जुमला था। आयशा ने चौंक कर उसे देखा। वो उसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। अब्दुल्ला ने मुझसे कहा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आयशा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उस वक्त वहीं उसमें समा जाए। नदामत का ये आलम था उसका। वो जुमला जिब्रील तक पहुंचाने के लिए नहीं था, फिर भी पहुंच गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूं। वो इस तरह जैकेट की जेबों में हाथ डाले साथ चलते हुए कह रहा था। पानी पानी इस जुमले ने भी किया था उसे। वो उसके दिल तक कब पहुंचा था? अब्दुल्ला का ख्याल है हम दोनों अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। वो इस जुमले पर रुक गई। पता नहीं कौन ज्यादा मेहरबान था, कहने वाला या पहुंचाने वाला। मैंने उससे कहा, मैं ये भी जानता हूं। वो भी रुक गया था। वो दोनों अब एक दूसरे के बिलमुकाबिल फुटपाथ पर खड़े थे, एक दूसरे का चेहरा देखते। बर्फबारी फिर से होने लगी थी। जिंदगी में एक स्टेज वो थी जब मैं सोचती थी मेरी शादी अगर आप जैसे किसी शख्स से हो जाए तो बस फिर मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानूंगी। सब मसले हल हो जाएंगे, उसने बिलाखिर कहना शुरू किया था। आज इस स्टेज पर मैं सोचती हूं शादी कोई हल नहीं है, अच्छी जिंदगी की गारंटी भी नहीं है। तो अब मैं एक अच्छी जिंदगी के लिए किसी सहारे की तलाश में नहीं हूं। मैं करियर पर फोकस करना चाहती हूं, अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हूं, वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती हूं। मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर सकता हूं। वो नम आंखों से बेख्तियार हंसी। बेहद संजीदगी से कहा गया वो जुमला उसे हंसाने के लिए ही था। आप अजीब हैं, मैं जानता हूं। बेसाख्ता किए गए तबसरे का बेसाख्ता जवाब आया था। अब्दुल्ला ने भी मुझसे यही कहा था कि आप दोनों ही अजीब हैं। उन्हें मदर टेरेसा बनने का शौक है, आपको अपने मफरूजों पर दूसरों की खुशियां खराब करने का। यू कम्प्लीमेंट ईच अदर, वो कह रहा था। रास्ते से हट जाए। वो एक राहगीर था जो उन्हें रास्ता देने के लिए कह रहा था। वो दोनों बैक वक्त रास्ते से हटे थे। कभी किसी अच्छे मौसम में मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा कि क्या मैं तुम्हारे वर्ल्ड टूर को स्पॉन्सर कर सकता हूं। राहगीर के गुजर जाने के बाद जिब्रील ने उससे कहा था, मुझ जैसों को ढूंढने की बजाय तुम अगर मुझसे बात ही कर लेती तो 16 साल की उम्र में भी मैं तुम्हें नहीं नहीं कहता, इंतजार करने को कह देता ज्यादा से ज्यादा। उसने जिब्रील को कहते सुना, मैं न्यूरोसर्जन हूं, दिमाग पढ़ सकता हूं, दिल नहीं, और मैं रिवायती किस्म की रोमांटिक बातें भी नहीं कर सकता। वो कह रहा था, तुम 16 साल की उम्र में भी मुझे अच्छी लगी थी, आज भी लगती हो। मैंने अपनी मां से भी ये कहा। उन्होंने मुझसे कहा, अगर अल्लाह ने जिब्रील सिकंदर के दिल में उसकी मोहब्बत उतारी है तो फिर वो बहुत अच्छी लड़की होगी जिसकी कोई खूबी अल्लाह को पसंद है। मैं अपनी मां का जुमला दोहरा रहा हूं, इसे खुद पसंदी मत समझना। आंसुओं का एक रेला आया था आयशा अब्दीन की आंखों में
और उसके पत्थर होते दिल को घुलाने लगा था। पता नहीं हम कितने मोमिन, कितने काफिर हैं, लेकिन जो भी है, अल्लाह हमारे दिलों से बेखबर नहीं है। आयशा आबदीन ने एक बार कहीं पढ़ा था, अच्छा वक्त अच्छे वक्त पर आता है। उसकी नानी कहा करती थी। वो अजीब जुमले थे और सालों बाद अपना मफहूम समझा रहे थे। तुम मेरी मम्मी की तरह बहुत रोती हो, बात बात पर तुम्हारी और उनकी अच्छी निभेगी। जिब्रील ने गहरा सांस लेते हुए उसकी सुर्ख भीगी हुई आंखों और नाक को देखते हुए कहा, काफी पियोगी या अब भी ग्रोसरी करोगी? वो उसे अब छेड़ रहा था। ग्रोसरी ज्यादा जरूरी है, उसने अपनी नदामत छुपाते हुए आंसुओं पर काबू पाकर कहा। अगर इतनी जरूरी होती तो तुम ग्रोसरी स्टोर को पीछे ना छोड़ आती। आयशा ने बेख्तियार पलट कर देखा। वो वाकई बहुत पीछे रह गया था, बहुत सारी दूसरी चीजों की तरह। आगे बहुत कुछ था। उसने जिब्रील का नम चेहरा देखा, फिर नम आंखों से मुस्कुराई। इमामा ने इस स्क्रैप बुक को पहली ही नजर में पहचान लिया था। वो उस ही की स्क्रैप बुक थी। वो स्क्रैप बुक जिसमें उसने कभी तसव्वुराती घर के लिए डिजाइनिंग की थी। मुख्तलिफ घरों की मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें खींच खींच कर एक कलेक्शन बनाई थी कि जब वो अपना घर बनाएगी तो उसका फ्लोर इस घर जैसा होगा, खिड़कियां इस घर जैसी होंगी, दरवाजे इस घर जैसे। हाथ से बनाए स्केचेस के साथ और उनमें बहुत से खूबसूरत घरों की मैगजीन से काटी गई तस्वीरें भी चस्पा थीं। वो स्क्रैप बुक चंद साल पहले उसने फेंक देने के लिए बहुत सारी रद्दी के साथ निकाली थी और हुमैन ने उसे फेंकने नहीं दी थी। उससे वो स्क्रैप बुक ले ली थी और अब इमामा ने इस स्क्रैप बुक को यहाँ देखा था, हुमैन सिकंदर के इस पेंट हाउस की एक दराज में। उसकी मरम्मत की जा चुकी थी और वो बहुत साफ सुथरी और इससे बेहतर हालत में नजर आ रही थी जिसमें इमामा ने उसे आखिरी बार हुमैन को देते हुए देखा था। तुम क्या करोगे इसका? उसने हुमैन से पूछा था। आपको ऐसा एक घर बना कर दूंगा। उसे वही जवाब मिला था जिसका उसे पहले से अंदाजा था। वो हुमैन सिकंदर के सरप्राइज को बूझने में माहिर थी। मुझे अब ऐसे घर की तमन्ना नहीं है, इमामा ने उसे कहा था। एक वक्त था जब थी, पर अब नहीं। अब मुझे एक छोटा सा घर चाहिए जहां पर मैं तुम्हारे बाबा के साथ रहूं और तुम्हारे बाबा के पास वो है। इसलिए तुम इस घर को बनाने में अपनी एनर्जी और वक्त जाया मत करना। उसने हुमैन को नसीहत की। मेरी ख्वाहिश मम्मी, हुमैन ने उससे कहा था। ये घर मैंने तुम्हारे बाबा से मांगा था, वो नहीं दे सके और तुमसे मैं लूंगी नहीं। मैं कभी सालार को ये एहसास नहीं होने दूंगी कि तुमने मुझे वो दिया है जो वो नहीं दे सका। हुमैन को उसकी बात समझ में आ गई थी। सोच लें, उसने इमामा को चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था। सोच लिया, वो चैलेंज कबूल करते हुए हंस पड़ी। आपको दुनिया में बाबा के अलावा कोई और नजर नहीं आता? हुमैन ने शिकायतन उससे कहा था। हाँ, नहीं आता, वो हंसी। ज्यादती है ये, उसने जताया। इतना तो कर सकती हूं, उसने जवाबन छेड़ा। दादा कहते थे आप दोनों पत्थर के जमाने में भी होते तो मिल जाते। वो अब उसे छेड़ रहा था। वो बेइख्तियार हंसी थी और हंसती चली गई थी और अब वो इस स्क्रैप बुक को खोलते हुए उसे वर्क बा वर्क देख रही थी, जैसे अपनी जिंदगी के वर्क करतानी करते हुए उसके पास वो स्क्रैप बुक आधी खाली थी और अब वो सारी भर चुकी थी। उसने कुछ तजस्सुस के आलम में इन सफ़ों से आगे देखना शुरू किया जो उसने भरे थे। वहां भी तस्वीरें थीं, खूबसूरत घरों की। वो हुमैन सिकंदर का इंतखाब था।
उसी की तरह काट काट कर लगाई हुई तस्वीरें, मगर फर्क सिर्फ ये था कि वो मैगजीन से काटी हुई तस्वीरें नहीं थीं, वो खींची हुई तस्वीरें थीं। हुमायूं सिकंदर के अपने घरों की। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बड़े इश्तियाक से उन घरों की तस्वीरों को देखती जा रही थी। वो यकीनन खुशनसीब था। 30 साल की उम्र तक पहुंचे बगैर दर्जनों घरों का मालिक था। उसकी सारी औलादों में दौलत के मामले में सबसे ज्यादा अमीर और खर्च करने में सबसे ज्यादा फयाज। उसने अपनी जिंदगी की सबसे पहली कंपनी इमामा से कर्ज लेकर शुरू की थी। सिर्फ इसलिए ले रहा हूं आपसे कि बाबा ने भी SIF आपके कर्ज से शुरू किया था। उसने इमामा को मंतक बताई थी और इस वक्त पहली बार इमामा ने सालार से SIF में दी जाने वाली अपनी असल रकम वापस मांगी थी। वो डिबो देगा, मुझे यकीन है, सालार ने उसे खबरदार किया था। वो इस वक्त 16 साल का भी नहीं था और अगर सालार ये तबसरा कर रहा था तो गलत नहीं था। जब तुम्हें SIF के लिए ये रकम दी थी तो पापा ने भी यही कहा था। तुमने डिबो दी क्या? उसने सालार को जताया था। तुम मेरा हुमैन से मुआजना कर रही हो? सालार नाखुश हुआ था। पहली बार नहीं कर रही, उसने जवाबन कहा था। कितना वक्त गुजर गया था या शायद बह गया था। जिंदगी बहुत आगे चली गई थी। ख्वाहिशात नफ्स बहुत पीछे चली गई थी। इमामा ने हाथ में पकड़ी स्क्रैप बुक अपने सामने सेंटर टेबल पर रखते हुए वहां पड़ा चाय का मग उठा लिया। वो अब सर उठाकर आसमान को देखने लगी थी। वो चंद दिन पहले पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर अमेरिका शिफ्ट हुई थी और हुमैन का घर उसका पहला पड़ाव था। सालार भी चंद दिन के लिए वहीं था और इस वक्त सुबह सवेरे वो अपने लिए चाय बनाकर पेंट हाउस के उस हिस्से में आकर बैठी थी जिसकी छत भी शीशे की थी। नीले आसमान पर तैरते हल्के बादलों और उड़ते परिंदों को वो इस पुरसकून खामोशी में बच्चों के से इश्तियाक से देख रही थी। तभी उसने अपने अकब से आहट सुनी। वो सालार था, चाय के मग के साथ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। एक तवील मुद्दत के बाद वो यूं अमेरिका में इस तरह फुर्सत से मिल रहे थे, सालार की जिंदगी की भाग दौड़ के बगैर। वो भी उसके करीब काउच पर बैठ गया था। काउच पर उसके बराबर बैठे चाय के मग हाथ में लिए वो दोनों आज भी वैसे ही थे। सालार कम को वो सब कुछ कह देने वाली, सालार सुनते रहने वाला, वो दुनिया जहां की बातें दोहरा देने वाली। मगर उनके पास फुर्सत सिर्फ चाय के मग जितनी होती थी। चाय का मग भरा होता तो उनकी बातें शुरू होती और उसके ख़त्म होने तक बातें और फुर्सत दोनों ख़त्म हो जाती। चाय का वो मग जैसे उनकी कुर्बत में गुजारी हुई जिंदगी थी, नर्म गर्म, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर गुजरती हुई, लेकिन जितनी भी थी तस्कीन भरी थी। सालार ने सामने पड़ी स्क्रैप बुक को सरसरी नजर से देखा, चंद लम्हों के लिए उठाकर उल्टा पलटा, फिर वापस रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे शौक हैं तुम्हारे बेटे के। वो मुस्कुरा दी। वो दोनों उसके पास पेंट हाउस में पहली बार आए थे। इस साल रिटायर होने का सोच रहा हूं, उसने जवाबन कहा। वो धीरे से हंसा। नहीं, अब तुम आ गई हो अमेरिका तो अब रिटायर हो सकता हूं। पहले तो तन्हाई की वजह से काम करना मेरी मजबूरी थी। वो उसे छेड़ रहा था। 20 साल की होती तो तुम्हारी इस बात पर खुश होती, इमामा ने बेसाख्ता कहा। खैर 20 साल की उम्र में मेरे पास इस जुमले पर तो तुम कभी खुश नहीं होती, उसने तरकी बातरकी कहा। दोनों बैक वक्त हंसे। ये वैसा ही घर है जैसा एक बार तुमने ख्वाब में देखा था, उस झील के किनारे। सालार ने एकदम आसमान को देखते हुए उससे पूछा। वो भी सर उठाकर शीशे से नजर आते आसमान को देखने लगी। नहीं, वैसा घर नहीं है,
इमामा ने एक लम्हे के बाद कहा। सिकंदर उस्मान की मौत के बाद इमामा ने एक बार फिर वही झील किनारे एक घर देखा था जो वो अपनी जिंदगी के कई सालों में बार बार देखती रही थी। मगर इस बार वो ख्वाब उसने बहुत अरसे के बाद देखा था। वो घर ऐसा नहीं था। वो इस पेंट हाउस को गर्दन घुमाकर देखते हुए बड़बड़ा रही थी। वो आसमान ऐसा नहीं था, ना वो परिंदे ऐसे थे, ना वो शीशा ऐसा। काउच पर उसके बराबर बैठे चाय के 2 मग हाथ में लिए बोली, वो घर दुनिया में कभी कहीं नहीं देखा मैंने। वो कह रही थी, इस घर की कोई चीज दुनिया भर में फिरने के बावजूद कहीं नजर नहीं आई मुझे। कभी कभी मुझे लगता है वो जन्नत में मिलेगा हमें। वो कहकर खामोश हो गई थी। वो भी चौंके बगैर खामोश ही रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा। इमामा ने उसकी खामोशी को कुरेदा। उसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इमामा को देखा और बड़बड़ाया, आमीन। वो चुप रही, फिर हंस पड़ी। वो आज भी वैसा ही था, मुख्तसर मगर अगले को लाजवाब कर देने वाली बातें कह देने वाला। अगर वो जन्नत है तो फिर मैं तुमसे पहले वहां जाऊंगा, वो इमामा से कह रहा था। तुम्हें याद है ना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जरूरी नहीं लम्हा भर के लिए वो चाय पीना भूली। ख्वाबों में सब कुछ सच नहीं होता। उसने बेख्तियार कहा था। आज भी बिछड़ जाने का ख्याल उसे बेकुल कर गया था। अगर वाकई वो जन्नत है तो क्या तुम चाहती हो वो ख्वाब झूठा हो? वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया था, एक बार फिर लाजवाब कर देने वाले जुमले के साथ। बस इतना कि तुम वहां पहले इंतजार में मत खड़े हो, दोनों इकट्ठे भी तो जा सकते हैं। इमामा ने चाय का मग खाली करके सामने पड़ी मेज पर रखते हुए कहा। उसने अब सालार के बाजू पर हाथ रखा था। वो मुस्कुरा दिया। अब भी कहो ना, वो उससे कह रही थी। क्या? उसने पूछा। आमीन। वो हंस पड़ा, आमीन। तुमने उससे क्या कहा है कि उसने मुझसे बात करना छोड़ दी? हशाम से मुलाकात के कई दिन बाद तक भी इस मुलाकात के हवाले से कोई ताज़ा खबर ना मिलने और हशाम की तरफ से हो जाने वाली पुरइसरार खामोशी ने रईसा को फिक्रमंद किया और वो हुमैन से पूछे बगैर नहीं रह सकी। उसने तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ दिया? ये तो अच्छा है। तुम यही तो चाहती थी ना, उसने संजीदगी से कहा था। रईसा को जवाब नहीं सूझा। वो उसकी यूनिवर्सिटी आया हुआ था। ठीक है, मगर तुमने उससे क्या कहा? रईसा ने कुछ बुझे हुए अंदाज में हुमैन से कहा था। वो उसके लिए बर्गर लाया था और अपना रास्ते में ही खाता आया था। अब उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा रह गया था जिसे वो बड़े बेढंगेपन से निगल रहा था। रईसा ने अपना बर्गर निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसे पता था वो अपना खत्म करने के बाद उसका बर्गर भी खाना शुरू कर देता। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाहत छोड़ देता, उसने आखिरी टुकड़ा निगलते हुए कहा, और रईसा की भूख मर गई थी। क्या उल्टा मशवरा था, उसने दिल ही दिल में सोचा था। लेकिन मैंने उससे सिर्फ ये नहीं कहा था। हुमैन अब अपनी उंगलियां चाट रहा था। फिर उसने रईसा से बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारी भूख तो मर गई होगी, मेरी अभी उठी है। तुमने नहीं खाना तो मैं ये बाकी भी खा लूंगा। रईसा ने खामोशी से उसे बर्गर थमा दिया। उसकी भूख वाकई मर गई थी। मैंने उसे ये भी कहा कि वो वली अहद के लिए मुनासिब उम्मीदवार है ही नहीं, ना अहलियत रखता है ना सलाहियत, और ये शादी हो या ना हो, जल्द या बदेर, वो वैसे भी वली अहद के ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा। इसलिए उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे और वली अहद का ओहदा अभी छोड़ दे, या फिर बादशाहत के ख्वाब देखते रहने में मोहब्बत भी गंवाए और तख्त भी।
हुमैन ने बड़े इत्मीनान से उसे गुफ्तगू का बाकी हिस्सा सुनाया था। तुमने ये सब कहा उससे इस तरह? रईसा को शदीद सदमा हुआ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। तुम्हें तो मैं मुहज़्ज़ब अंदाज में बता रहा हूं। उसे तो मैंने साफ साफ कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं और इसके पास अगर 3 महीने में वो माजूल ना हुआ तो फिर रईसा से दूसरी शादी कर लेना। वो दांत पर दांत रखे हुमैन सिकंदर को देखती रह गई। इस गुफ्तगू के बाद अगर हशाम बिन सबा ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था तो कोई भी खुददार शख्स यही करता। सबा बिन जराह के खिलाफ शाही खानदान के अंदर शदीद लॉबिंग हो रही है और सबा बिन जराह अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पुराने अमीर की फैमिली में शादी करवाना चाहता है हशाम की, और ये हो भी गई तब भी वो बहुत देर तख्त पर नहीं रह सकता। उसके हरीफ बहुत ताकतवर लोग हैं और सबा से ज्यादा बेहतर हुक्मरान हो सकते हैं। अगर सबा हट जाता है तो फिर हशाम को कौन रहने देगा वहां? मैंने हशाम को ये सब नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूं। उसने बर्गर खत्म करते हुए हाथ झाड़े और रईसा से कहा, तुम फाइनेंस कर रहे हो उसके हरीफों को? उसे रईसा से जिस आखिरी सवाल की तवक्को थी वो यही था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर हुमैन ने कहा, मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूं, अमेरिका में सबा के साथ, बहरीन में उसके मुखालिफिन के साथ। उसने बिलाखिर कहा। वो गोल मोल एतराफ था। क्यों कर रहे हो? रईसा ने जवाबन उससे ज्यादा तीखे अंदाज में उससे कहा। वो उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, अपनी फैमिली के लिए। रईसा की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। मुझे खैरात में मिली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए, उसने भराई हुई आवाज में कहा। वो तुम्हारे लिए मेरे अंदाजे से ज्यादा मुखलिस है। ना होता तो मैं तुम्हें बता देता। वो तुम्हारे लिए बादशाहत छोड़ देगा, हुमैन ने 2 टोक अंदाज में उससे कहा। वो उसका चेहरा देखती रह गई।